मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन को हम अपना आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं पुराना अध्ययन की थोड़ी सी आपको समरी बता देती हूँ। हम दिल्ली सल्तनत का भू राजस्व कर रहे हैं। इसमें मेरे पहले 2 वीडियो डल चुके हैं, जिसमें हमने दास वंश के समय जो भू राजस्व की स्थिति थी वो उसका अध्ययन किया, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन का भू राजस्व लिया है दोनों वीडियोस में। उसी अध्ययन को, बलबन के भू राजस्व को ही हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा तीसरा और अंतिम वीडियो है दास वंश के भू राजस्व को लेकर। पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि बलबन ने इक्ता व्यवस्था में वंशानुगत अधिकार खत्म करने का प्रयास किया था और उसने ख्वाजा और मुक्ति नामक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने की कोशिश की थी। उसी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। ख्वाजा तथा मुक्ति में किसी भी प्रकार की एकता को रोकने के लिए बलबन ने अपने यहाँ भू राजस्व के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी थी, जो सदैव घूम घूम कर वित्तीय विभाग अथवा सुल्तान को सूचनाएं पहुंचाया करते थे, ताकि जो राजस्व की चोरी है भू राजस्व की, उसको रोका जा सके। इक्ताओं के अतिरिक्त खत तथा कस्बा नाम के छोटे भाग भी थे बलबन के समय। इनमें कारकुन, मुत्सर्फ, चौधरी या मुकद्दम नाम के अधिकारी हुआ करते थे। मुत्सर्फ व कारकुन राजस्व तथा दफ्तर के काम करने वाले अधिकारी थे और ऐसा अनुभव होता है कि वे प्रत्यक्ष रूप से किसानों के संपर्क में नहीं रहते थे, यानी कि दफ्तर में बैठकर कागजी कार्यवाही पूरी किया करते थे राजस्व से संबंधित। चौधरी तथा मुकद्दमों के माध्यम से ही किसान उनके संपर्क में रहा करते थे। भूमि का राखने के लिए बलबन ने प्रमुख रूप से 3 पद्धतियां अपना रखी थी। एक तो नपाई की, दूसरी बट्टाई की और तीसरी कंपाउंडिंग की। और इसमें हम ये मान सकते हैं कि अलाउद्दीन से पहले भूमि नापने का प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए बलबन के समय में इस आधार पर लगान निर्धारित करना संभव नहीं था। सल्तनत काल में इक्ता साधारण रूप से विद्यमान थी और इसके अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था। मॉरलैंड के अनुसार इक्ता भूमि का वह टुकड़ा था जो कि सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था। मॉरलैंड इक्ता को एक ऐसी भूमि का टुकड़ा भी स्वीकार करते हैं जो कि लगान के लिए दिया गया था। यह इक्ता भूमि का एक ऐसा टुकड़ा था जिसका राजस्व प्राप्तकर्ता के वेतन के बराबर होता था। इसके अतिरिक्त इक्ता, मुक्ता आदि शब्द मूल किता से ही निकले हुए थे, जिसका अर्थ भाग अथवा भागों में बांटने से किया जाता था। इस आधार पर मुक्ति इक्ता पद्धति का अर्थ यह था कि किसान उपज का एक निश्चित भाग राजा को देने के लिए बाध्य है। बलबन के युग में चौधरी और मुकादम थे जो राज्य को अथवा मुक्ति को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि देने का वचन देकर भूमि पर अधिकार कर लेते थे और वे इस भूमि पर किसानों से अधिक धन वसूल कर लाभ का स्वयं उपयोग करने में व्यस्त रहा करते थे। इस प्रकार की पद्धति निश्चित ही फार्मिंग पद्धति थी। दूसरी ओर चौधरी और मुकद्दम किसानों में समझौता कर एक निश्चित भूमि से प्रतिवर्ष उपज का निश्चित भाग कर के रूप में वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भू राजस्व की पद्धति एक सम्मिश्रण पद्धति के आधार पर संचालित की जाती थी। खालसा भूमि से भूमि राजस्व प्राप्त करने के लिए बलबन ने बटाई को आधार बनाया था, क्योंकि यही उस समय की सबसे अधिक सुरक्षित भू राजस्व की प्रणाली थी। राज्य इस्लाम कानून के अंतर्गत अधिकतम 50% भूमि कर लेने की जो एक नीति थी वह सामान्य तौर पे तैयार की गई थी और वही मान्य थी। बलबन, जिसने कि मंगोल आक्रमणों के कारण तथा राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता उसको रहती थी, अतः उसने धन को अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश की, परंतु निश्चित रूप से अलाउद्दीन द्वारा लिए गए राजस्व से फिर भी उसका राजस्व बलबन का कम ही रहा था।
बलबन की मृत्यु के पश्चात तथा खलजियों के उत्थान के पहले भू राजस्व की जानकारी हमको न्यूनतम ही मिलती है, क्योंकि समस्त राज्य विद्रोह और षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। भू राजस्व की यही व्यवस्था थी कर लेने की, जो अधिकारियों ने शासन की कमजोरी को देखकर अधिक से अधिक धन हड़पने की नीति बना ली थी, जिससे कि दास वंश में भू राजस्व का काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दास वंश का भू राजस्व था वो समाप्त होता है। हमारे जो पहले के 3 पार्ट हैं वीडियो के दास वंश के भू राजस्व से संबंधित हैं। इसके बाद हम जो है खिलजियों का भू राजस्व लेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आएगा। वो हमारा पार्ट 4 होगा।